हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो पढ़ेंगे हम टर्सरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि अगर आपको हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, इलास्टिन, कैरेटिनिन, कोलेजन पांचों चीज़ पढ़नी है तो ये बेसिक लेक्चर है उन पाँचों के लिए, ठीक है ना। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, पढ़ तो लेते हैं इन पांचों को, चाहे मायोग्लोबिन हो, हीमोग्लोबिन हो, कोलेजन हो, इलास्टिन हो, केराटिनिन हो, बट एग्जाम टाइम में आकर के भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो है ये बेसिक जो मैं इस लेक्चर में बताने वाला हूँ वो बेसिक नहीं पता रहता और एग्जाम में जाकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इलास्टिन में क्या था, केराटिनिन में क्या था और कोलेजन में क्या था, ठीक है ना, या फिर हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में क्या था, ठीक है। तो ये लेक्चर आपके लिए बेसिक होने वाला है अगर आपको इन पांचों की तैयारी करनी है, ठीक है। तो बड़े ध्यान से सुनना और बड़े ही इत्मीनान से लेक्चर सुनना, बाकी फ़न के साथ सुनेंगे और फ़न के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर को, ठीक है ना। तो आज का जैसा हमारा टॉपिक होने वाला है टर्सरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ा और हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है हमने बड़े ही तसल्लीपूर्वक पढ़ा, ठीक है। अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो बताओ, अभी तक तो कोई आपत्ति आई नहीं है क्योंकि मैंने सब चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल में, बहुत ज़्यादा बेसिक से पढ़ा रखी है, ठीक है ना। बच्चों ने कहा भी कि सर आप बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाते हो और बहुत बेसिक से पढ़ाते हो कि मगर भाई तारीफ बंद करो, पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है ना। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि मोलिकुलर वेट को कैसे ज्ञात करें, ठीक है ना, इस जो आपकी प्रोटीन थी उसके लिए, ठीक है। इसके बाद हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखी। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमने इसके टाइप देखे, चाहे वो आपका हेलिकल हो, चाहे आपके बीटा शीट्स हो या फिर आपके टर्न एंड लूप हो, ठीक है ना। इसके बाद हम गए थे सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे। इसके बाद हमने पढ़ा सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी हमने पढ़ा ग्रीक की मोटिफ किसको बोलते हैं, जिंक फिंगर मोटिफ किसको बोलते हैं, रोसमैन आपका मोटिफ किसको बोलते हैं। इसके बाद हमने डिफरेंट टाइप के सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखे, ठीक है ना। तो अब तक हम इतना पढ़ चुके हैं। इससे पहले केमिकल बॉन्डिंग हमने पढ़ा, इससे पहले वाटर को मैं पढ़ा चुका हूं जो कि आपके बायोकेमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। आज का हमारा बेसिक लेक्चर होने वाला है टर्सरी स्ट्रक्चर के लिए एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के लिए। अब देखो क्या होता है कि जो आपका टर्सरी स्ट्रक्चर होता है उसको हम डोमेन के नाम से जानते हैं। टर्सरी स्ट्रक्चर को हम डोमेन के नाम से जानते हैं, जबकि याद रखना जो सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है इसको हम मोटिफ के नाम से जानते हैं। इसको हम मोटिफ के नाम से जानते हैं। और याद रखना मोटिफ जो होता है आपका बायोलॉजिकल इनएक्टिव होता है। मोटिफ कैसा होता है? बायोलॉजिकल इनएक्टिव होता है, जबकि आपका जो डोमेन होता है वो बायोलॉजिकल एक्टिव होता है। यानी कि अगर आपकी टर्सरी स्ट्रक्चर अगर सिंगल फॉर्म में भी है तो वो कोई ना कोई बायोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। इतनी बात समझ में आई? देखो, अब इसको क्या कहते हैं कि हमने पहले पढ़ा है कि जो प्रोटीन की बेसिक यूनिट होती है वो होती है अमाइनो एसिड। जो प्रोटीन की बेसिक यूनिट होती है वो होती है अमाइनो एसिड। बट प्रोटीन की जो इवोल्यूशनरी यूनिट या फिर इसके बाद फंक्शनल यूनिट होती है वो होती है टर्सरी स्ट्रक्चर। आई रिपीटेड अगेन, जो प्रोटीन की बेसिक यूनिट होती है वो होती है अमीन, ठीक है, अमाइनो एसिड। जबकि जो प्रोटीन की इवोल्यूशनरी एंड फंक्शनल यूनिट होती है वो होती है आपकी डोमेन। और डोमेन को हम टर्सरी स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। इतनी बात समझ में आई? ओके। अब देखो, इस टर्सरी स्ट्रक्चर को हम सब यूनिट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। इतनी बात भी समझ में आई? अब ये जो सब यूनिट है ये काफ़ी सारी सब यूनिट मिलकर एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, ठीक है ना। कि अब हम देखने वाले हैं टर्सरी के एग्जाम्पल क्या है, क्वाटरनरी के एग्जाम्पल क्या है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सेकेंडरी के एग्जाम्पल क्या है, ठीक है ना। तो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और जो हमने अभी तक एक ओवरव्यू देखा है अब उसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और देख लेते हैं कि देखो टर्सरी स्ट्रक्चर क्या है। कि टर्सरी स्ट्रक्चर इज ए 3 डायमेंशनल, यानी कि 3 डायमेंशनल कन्फर्मेशन ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड, यानी कि 3D स्ट्रक्चर है आपकी
टर्सरी स्ट्रक्चर। ठीक है ना, इस बात को भी पता लगा आपका। द कॉमन फीचर्स ऑफ प्रोटीन टर्सरी स्ट्रक्चर रिवील मच अबाउट द बायोलॉजिकल ऑल, ये ऑल है, ठीक है ना, ऑल फंक्शनल ऑफ द प्रोटीन एंड देयर इवोल्यूशनरी ओरिजिन। इवोल्यूशनरी ओरिजिन से याद आया कि देखो, जो भी अगर जैसे कि आपके दो एनिमल हैं, अगर वे पास पास फाइलम के हैं, तो उनके अंदर जो प्रोटीन होगी वो मतलब एक प्रकार से सिमिलर होगी। बट अगर जो ऑर्गेनिज्म है वे बहुत ज़्यादा, जो फाइलम है उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो उनके बीच में प्रोटीन के अंदर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने वाला है। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पर देखो, मान लो आपके बैक्टीरिया है, कोई बैक्टीरिया है आपका, ये बैक्टीरिया है, इसकी प्रोटीन, जो बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन पाई जाएगी और जो हमारे अंदर प्रोटीन पाई जाती हैं, यानी कि ह्यूमन के अंदर प्रोटीन पाई जाती हैं, इनकी प्रोटीन में बहुत ज़्यादा अंतर होने वाला, बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट होने वाला है। जबकि अगर हम बात करें मंकी की, चलो मंकी तो आपको पता है कि हमारा ओरिजिन मंकी से ही हुआ है, बट मंकी का ओरिजिन भी तो कहीं ना कहीं से हुआ होगा। तो हम बोलते हैं कि देखो भाई, जीवन का जो आधार है वो बैक्टीरिया है। सबसे पहले एक जल में जो है बैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई थी, यानी कि समुद्र में बैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई थी। जब ऑलमोस्ट समुद्र का टेम्परेचर 100 डिग्री सी था, जब समुद्र का टेम्परेचर 100 डिग्री सी था, तब यहाँ पर एक बैक्टीरिया की सबसे पहले उत्पत्ति हुई थी। तो अभी हम खैर इवोल्यूशन नहीं पढ़ रहे, जब हम इवोल्यूशन पढ़ेंगे तब हम बड़े आराम से देखेंगे कि किस प्रकार से बैक्टीरिया बना, फिर किस प्रकार से प्रोटोजोआ बने, फिर किस प्रकार से हमारे डिफरेंट टाइप के इनवर्टिब्रेट से वर्टिब्रा बना, फिर हायर वर्टिब्रा बना और उससे हम बने। तो वो इवोल्यूशन का पार्ट है, जिसमें हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 डोमेन सिस्टम, वो सब देखेंगे। तो वो सब हमारा आगे का बात है, ठीक है। अभी प्रोटीन से आप ये समझो कि देखो, जैसा मंकी है या फिर गोरिल्ला है, ठीक है, चिंपैंजी है, तो चिंपैंजी अगर हम कंपेयर करें कि चिंपैंजी और हम में और बैक्टीरिया में सबसे ज़्यादा मिलती जुलती जो प्रोटीन पाई जाएगी, तो वो किस में पाई जाएगी, वो देखो चिंपैंजी और हम में जो है मिलती जुलती प्रोटीन पाई जाएगी कंपेयर टू बैक्टीरिया। यानी कि मैं यहाँ पर ये पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ आपको कि प्रोटीन जो है इवोल्यूशनरी ओरिजिन में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाती है, ठीक है ना। किसी की प्रोटीन को देख करके हम बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म उस फाइलम से हो सकता है, या फिर जो प्रोटीन मेरे अंदर पाई जा रही है वो प्रोटीन हो सकता है कि बैक्टीरिया के अंदर ना पाई जाए, ठीक है ना। तो इवोल्यूशनरी ओरिजिन हम बता सकते हैं प्रोटीन के थ्रू भी। आपको पता होगा, हम 60S प्रोटीन, चलो मैं इसको यहाँ पर ना लेकर के, जब हम इवोल्यूशन पढ़ेंगे तब उसमें ही मैं आपको बताऊंगा। बट अब आप यहाँ पर ये बात याद रखना कि इवोल्यूशनरी ओरिजिन का भी पता हमें प्रोटीन के थ्रू लगता है, ठीक है। ये आपका जो है ये जो आपका स्टेटमेंट है ये क्लियर हुआ, बहुत अच्छी बात है। थर्ड स्टेटमेंट पे चलते हैं कि द फंक्शन ऑफ ए प्रोटीन डिपेंड ऑन इट्स टर्सरी स्ट्रक्चर, जो कि मैं आपको बताता हुआ आ रहा हूँ कि प्रोटीन का जो फंक्शन होता है वो डिपेंड करता है इसकी टर्सरी स्ट्रक्चर के ऊपर। इफ़ दिस इज डिस्टर्ब इट लॉसेज इट्स एक्टिविटी, यानी कि अगर टर्सरी स्ट्रक्चर आपकी किसी भी वजह से डिस्टर्ब होती है, ठीक है ना, टेम्परेचर से, पीएच से, कोई भी अदर स्ट्रेस लगा, ठीक है ना, तो उससे अगर आपकी जो प्रोटीन की टर्सरी स्ट्रक्चर है अगर वो डिस्टर्ब हुई तो ये अपना बायोलॉजिकल फंक्शन खो देगी, इट्स लॉसेस इट्स एक्टिविटी, ठीक है ना, तो बायोलॉजिकल फंक्शन खो देगी। तो यानी कि टर्सरी स्ट्रक्चर पर आपका टेम्परेचर का भी प्रभाव पड़ता है, आपका जो है पीएच का भी प्रभाव पड़ता है, अनादर कोई भी स्ट्रेस हो उसका भी प्रभाव आप पर, मतलब इस टर्सरी स्ट्रक्चर पे पड़ता है। इतनी बात समझ में आई, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो टर्सरी स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से फॉर्म होती है, ठीक है ना, तो वो देख लेते हैं। कि सबसे पहले तो देखो ये आपका ये कोई हेलिक्स था, ठीक है ना, ये कोई हेलिक्स था। मान लो यहाँ पर ये आपका मैं बना करके ही दिखा देता हूँ आपको। ये आपका कोई हेलिक्स था पहले, ठीक है ना। अब ये टर्न से जुड़ा एक बीटा शीट से, ये टर्न से जुड़ा एक बीटा शीट से, फिर यहाँ पर कोई हेलिक्स आ गया आपका,
ये फिर जुड़ा बीटा शीट से, और इसी प्रकार से यानी कि आप ये छोटी सी फॉर्म जो देख रहे हो, ये जो छोटी सी फॉर्म देख रहे हो, इसमें आपके काफ़ी सारे बीटा हो सकते हैं, काफ़ी सारे आपकी सीड्स हो सकती हैं, काफ़ी सारे हेलिक्स हो सकते हैं। तो ये तो बात रही कि इसमें क्या क्या है। अब देखो ये आपस में कंबाइन कैसे कर रहे हैं। तो देखो एक तो इसमें लग रहा है कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि हम प्राइमरी स्ट्रक्चर से ही देखते हुए आ रहे हैं कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसमें हमारा पेप्टाइड बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड लगा हुआ है, जिससे हमारी प्राइमरी स्ट्रक्चर बन रही है, ठीक है ना। सॉरी, डाइसल्फाइड बॉन्ड, जिससे हमारी पेप्टाइड स्ट्रक्चर बन रही है। इसके बाद क्या है, अब जब हम टर्सरी स्ट्रक्चर देखते हैं, जब हम टर्सरी स्ट्रक्चर देखते हैं तब हमें पता लगता है कि इसके अंदर नॉन कोवेलेंट बॉन्ड भी लगे बन रहे हैं। नॉन कोवेलेंट बॉन्ड कौन से हो सकते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड हमने देखा था जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है उसमें स्पेसिफिक होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। इसके बाद आपका वंडर वाल फोर्स लगती है, यहाँ पर आयनिक बॉन्ड लगते हैं, हाइड्रोफोबिक फोर्स लगती है। अब ये बॉन्ड क्या है, क्या इनकी डेफिनेशन है, क्या इनके एग्जाम्पल हैं, इनमें होता है क्या, इनके फंक्शन क्या है, तो वो सब मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो आप मेरी केमिकल बॉन्डिंग वाली जाकर के क्लास एक बार देख सकते हो, मैंने आपको वहाँ पर बताया था। तो अब हम कह सकते हैं कि जो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है, जो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है उसमें लगता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। याद रखना उसमें कैसा बॉन्ड लगता है? कोवेलेंट बॉन्ड लगता है। और जो हमारी सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है उसमें कौन सा बॉन्ड लगता है? उसमें लगता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, उसमें कौन सा लगता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। बट जो हमारी टर्सरी स्ट्रक्चर होती है, जो हमारी टर्सरी स्ट्रक्चर होती है उनमें ये सब बॉन्ड लगते हैं, यानी कि उसके अंदर ये सारे के सारे बॉन्ड हमारे इंक्लूड होते हैं, ठीक है ना। तो बॉन्ड को स्पेसिफिकली याद रखना आप, ठीक है, कि प्राइमरी में आपका पेप्टाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, दो प्रकार के बॉन्ड लगते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये दोनों हो गए आपका। डाइसल्फाइड बॉन्ड आपका लगता ही है, ठीक है ना। और जो टर्सरी स्ट्रक्चर है उसमें क्या है कि उसमें आपके हाइड्रोजन बॉन्ड भी लगेगा, वंडरवाल फोर्स भी लगेगा, आयनिक बॉन्ड भी लगेगा, हाइड्रोफोबिक फोर्स भी लगेगी, एंड आपका कोवेलेंट बॉन्ड तो लगता हुआ आ ही रहा है पहले से, ठीक है ना। तो इतनी बात समझ में आई, बहुत ही अच्छी बात है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें ये वैसे तो बॉन्ड दिखा रखे हैं, मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड में हाइड्रोजन जो रहता है आपका इंटरब्रिज की तरह कार्य करता है। जो आपका हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है वो किस में लगता है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल, या फिर आपका जितने भी हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स में लगता है, ठीक है ना। मैंने आपको तेल का और वाटर का एग्जाम्पल समझाया था, ठीक है, अगर आपकी याद आ रहा हो। सिस्टीन, अब देखो डाइसल्फाइड बॉन्ड कहाँ पर लगता है? सिस्टीन टू सिस्टीन, सिस्टीन से सिस्टीन जब बनता है, अब मैं अभी आगे लेकर के आया हूँ क्या स्पेलिंग है सिस्टीन सिस्टीन। एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन दोनों का एक ही रहता है, सिस्टीन सिस्टीन, बट स्पेलिंग में थोड़ा सा आपका अंतर आ जाता है, ठीक है ना। तो वो हम देखेंगे। अब देखो यहाँ पर आयनिक बॉन्ड भी लग रहा है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, ठीक है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। यहाँ पर देखो इस NH3 और यहाँ पर ऑक्सीजन के बीच आपका बॉन्ड बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये इसका मतलब टर्सरी स्ट्रक्चर में आपके सारे बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। तो अब आप इस बात को याद रख सकते हो। देखो अब इसको ही हमने क्या कर दिया, इस तरीके से हम इसको 3D स्ट्रक्चर में ले गए, हमने इसको ही अपना 3D स्ट्रक्चर में बना लिया, ठीक है ना, इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई, बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो देखो मैंने बात की थी ना सिस्टीन की, तो यहाँ पर देखो डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है कि जब हम सिस्टीन प्लस सिस्टीन का ऑक्सीडेशन करते हैं, सिस्टीन प्लस सिस्टीन का ऑक्सीडेशन करते हैं। आई होप आपको पता होगा ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, रिडक्शन किसको बोलते हैं। जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, उसका बेसिक क्लियर है। जिसको नहीं पता तो एक बार ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को देख लो कि देखो ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, और रिडक्शन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का गेनिंग होती है, ठीक है ना। ये दो बात भी आपको पता है तो अब बहुत कुछ कर सकते हो। देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब ऑक्सीडेशन में क्या है, मतलब यहाँ पर O2 कंबाइन होगा, O2 कंबाइन होगा, यहाँ पर HH निकल के बाहर निकल जाएंगे, मतलब H। देखो अभी यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन का मतलब यहाँ पर O2 इन्वॉल्व होगा, O2 इन्वॉल्व होगा तो यहाँ का ये वाला H, ये जो आपको HS दिख रहा है,
ठीक है ना। यहाँ से ये वाला H इस O2 के साथ कंबाइन करके बना लेंगे आपस में क्या, H2O। और H2O जब बनाएंगे तो यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर बचेगा SS, जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है। यहाँ पर क्या बचा, SS, यानी कि ये बन गया अब डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाई का मतलब दो, सल्फाइड, सल्फाइड मतलब S, ठीक है ना। यानी कि अब ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बन गया और इसका जो नाम है, जो इसका नाम है याद रखना है STIINE, ठीक है ना। यहाँ से हमारा E गायब हो जाता है। सिस्टीन में से अब हमारा E गायब हो जाता है, जबकि इस सिस्टीन ये अमाइनो एसिड है, ये आपका डाई अमाइनो एसिड है, ठीक है ना। ये आपका डाई अमाइनो एसिड है जो सिस्टीन है, ठीक है। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। देखो अब यहाँ पर देख लो, द फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बिटवीन सिस्टीन रेसिड्यू अकर ड्यूरिंग द फोल्डिंग ऑफ मैनी प्रोटीन्स, यानी कि जब प्रोटीन की फोल्डिंग होती है तब भी ये बॉन्ड लगता है। और जब अमाइनो एसिड आपस में, याद रखना, अगर सिस्टीन टू सिस्टीन, आप मान लो कोई भी अमाइनो एसिड की चैन है जिसमें हम ALPC, ठीक है ना। अब देखो अगर ए से एल जुड़ेगा या फिर एल से पी जुड़ेगा या फिर पी से सी जुड़ेगा तो यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड लगेगा। बट जब हम सी टू सी जोड़ेंगे, तब यहाँ पर हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड लगता है हमारे प्राइमरी स्ट्रक्चर में भी, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद फोल्डिंग में भी हमारा, जब प्रोटीन की फोल्डिंग हो रही है तब भी हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड बनना है, ठीक है ना। इसके बाद देखो, एज द पॉलीपेप्टाइड चैन कोलैप्स सिस्टीन ब्राउट इनटू द प्रॉक्सिमिटी कैन फॉर्म कोवेलेंट लिंकेज ड्यूरिंग ए प्रोसेस कैटलाइज्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज फैमिली। मतलब कि देखो जो सिस्टीन होता है ना, सिस्टीन क्या काम करता है कि कोवेलेंट लिंकेज का काम तो ये कर ही रहा है एक प्रकार से, बट ये आइसोमरेज फैमिली का भी है, ठीक है ना। तो आप इतनी बात याद रख सकते हो। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। देखो अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और देख लेते हैं डोमेन के बारे में कि अब डोमेन क्या होता है। कि पॉलीपेप्टाइड चैन कंटेनिंग मोर देन 200 रेसिड्यू यूजली फोल्ड इनटू 2 मोर ग्लोबुलर नोन एज डोमेन, यानी कि एक डोमेन के लिए मिनिमम 200 रेसिड्यू आपके होने चाहिए। यानी कि डोमेन बनाने के लिए आपके पास 200 अमाइनो एसिड रेसिड्यू होने चाहिए, ठीक है ना। फंडामेंटल फिक्शनल एंड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना। इतनी बात मैंने आपको पहले बता दी थी। डोमेन्स ऑफ्टन हैव ए स्पेसिफिक फंक्शन सच एज वाइंडिंग ऑफ ए स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये बात भी आपको पता है। मैनी डोमेन्स आर स्ट्रक्चरली इंडिपेंडेंट यूनिट दैट हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल ग्लोबुलर प्रोटीन, यानी कि अगर टर्सरी स्ट्रक्चर आपकी सिंगल भी होगी, इंडिपेंडेंट भी होगी, तब भी वो अपना जो उसका कार्य वो परफॉर्म कर सकती है, ठीक है ना। डोमेन आर द स्ट्रक्चरल फंक्शनल और इवोल्यूशनरी यूनिट ऑफ प्रोटीन। इम्पोर्टेंट है ये वाला पार्ट आपका, ये वाली लाइन जो है इम्पोर्टेंट है कि डोमेन जो होता है, डोमेन आर द स्ट्रक्चरल फंक्शनल और इवोल्यूशनरी यूनिट ऑफ प्रोटीन। आप यहाँ पर स्ट्रक्चर को एक बार को हटा भी सकते हो, बट फंक्शनल और इवोल्यूशनरी यूनिट आपकी क्या है प्रोटीन की, वो है डोमेन, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना, ये स्टेटमेंट आपसे पूछा जाता है। तो आप इस बात को याद रखना। अब आप सोचोगे कि मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चरल क्यों काटा है, तो स्ट्रक्चर के लिए हम जो स्ट्रक्चरल होता है, स्ट्रक्चरल के लिए जो आपकी लेटेस्ट बुक है उसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर दे रखा है, उसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर मे बी और मे नोट भी करके दे रखा है, ठीक है ना। तो क्योंकि मैं आपको लेटेस्ट बुक से ही पढ़ाता हूँ और जब तक मैं आपको कोई चीज़ नहीं पढ़ाता तब तक मैं उसको खुद ना पढ़ लूँ, ठीक है ना। जब तक मैं खुद ना पढ़ लूँ तब तक मैं आपको नहीं पढ़ाता। तो आप याद रखना, जो आपकी स्ट्रक्चरल है वो प्राइमरी जो अमाइनो एसिड है वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, मे बी और मे नोट भी, ठीक है ना। तो आप इस स्टेटमेंट को याद रखना। मैं ये देखो यहाँ पर मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा,
चलो ठीक है, मैं इसको थोड़ा ना और अच्छे से कर ही देता हूँ। ये स्ट्रक्चरल ही मानो, क्योंकि अभी जो है काम चल रहा है इस पर। अभी उन्होंने भी जो बुक है उन्होंने भी सही से दे नहीं रखा था इसके बारे में। तो डोमेन आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल और इवोल्यूशनरी यूनिट ऑफ प्रोटीन, तो आप इसको एज इट याद रख लेना, ठीक है ना। अब थोड़ा देखो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और देखते हैं। हमने डोमेन के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया, इससे ज़्यादा डोमेन के बारे में और कुछ नहीं आता। अब चलते हैं क्वाटनरी स्ट्रक्चर पे। तो क्वाटनरी स्ट्रक्चर क्या होती है कि द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ सम मॉलिक्यूल्स इज डिटरमाइंड बाय द मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन मल्टीमेरिक प्रोटीन, ठीक है। यानी कि कुछ प्रोटीन आपकी ऐसी होती है जिनको क्वाटनरी स्ट्रक्चर की नीड होती है, जो कि मल्टीमेरिक प्रोटीन की फॉर्म में होते हैं। याद रखना, जो कैसी फॉर्म में होता है, आपके मल्टीमेरिक प्रोटीन की फॉर्म में होते हैं। जैसे कि आपके हीमोग्लोबिन हो गया। अरेंजमेंट, नेक्स्ट देखो कि अरेंजमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट इज कॉल्ड क्वाटनरी स्ट्रक्चर। यानी कि एक प्रकार से अरेंजमेंट होती है सब यूनिट की। सब यूनिट मतलब टर्सरी स्ट्रक्चर की ही आपकी जो है एक प्रकार की अरेंजमेंट होती है, ठीक है। इसके बाद देखो सब यूनिट आर हेल्ड टुगेदर बाई नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन। यानी कि जो आपका क्वाटनरी स्ट्रक्चर है उसमें आपके नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। देखो इसका एग्जाम्पल क्या है, हीमोग्लोबिन हैज़ द सब यूनिट कंपोजिशन। जिस हीमोग्लोबिन क्या का बना हुआ होता है, 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा। जब हम हीमोग्लोबिन को देखेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि 2 अल्फ़ा 2 बीटा ये है क्या चीज़, ठीक है। तो अभी हम उस लेवल पे नहीं जा रहे हैं। तो आपको टर्सरी स्ट्रक्चर क्वाटनरी स्ट्रक्चर में मतलब जो अंतर है वो पता लगा होगा, ठीक है। अब इसके पास देखो, अब हम इम्पोर्टेंट स्लाइड है कि मोटिफ और डोमेन में अंतर आपका क्या होता है। तो जो मोटिफ होता है, ए चैन लाइक बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ कनेक्टिविटी बिटवीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर एलिमेंट। यानी कि जो मोटिफ होता है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर से मिलकर के बनी हुई होती है। जबकि डोमेन क्या है, अन इंडिपेंडेंट, यहाँ पर देखो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, अन इंडिपेंडेंट फोल्डिंग यूनिट ऑफ द 3 डायमेंशनल प्रोटीन स्ट्रक्चर। यानी कि मोटिफ बनाने के लिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन चाहिए, जबकि जो डोमेन है, डोमेन आपका इंडिपेंडेंट एक प्रकार की प्रोटीन की फोल्डिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। इसके बाद मोटिव क्या है कि सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन। जो मोटिव है वो है आपकी सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जबकि जो डोमेन है, डोमेन क्या है, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। हम बहुत अच्छे से इसको देख चुके हैं, ठीक है। इसके बाद देखो फॉर्म्ड बाय द, जो आपका मोटिव है, फॉर्म्ड बाय द कनेक्टेड अल्फा हेलिसेज एंड बीटा शीट्स थ्रो लूप्स। यानी कि जो आपका मोटिव है वो अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट से मिलकर के बना हुआ था, बट उसको भी कनेक्ट कौन करता है, लूप, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है कि फॉर्म्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड्स एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसके बाद बिटवीन अमाइनो एसिड साइड चेन। यानी कि जो आपका टर्सरी स्ट्रक्चर होता है उसको बनाने के लिए नॉन कोवेलेंट बॉन्ड आपके अधिक आते हैं। उसमें भी नॉन कोवेलेंट बॉन्ड के साथ आपका कोवेलेंट बॉन्ड चला आता है, जिसको हम डाइसल्फाइड बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो याद रखना कौन कौन से बॉन्ड होते हैं इसमें, डाइसल्फाइड ब्रिज, ठीक है ना। इसके बाद आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, हमने पीछे पढ़ाई है अपना, ठीक है ना, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड किस प्रकार से हमारा काम करता है। इसके बाद देखो मेनली हैव ए स्ट्रक्चरल फंक्शनल इन द प्रोटीन स्ट्रक्चर। जो आपका मोटिफ होता है मेनली क्या काम करता है कि स्ट्रक्चरल फंक्शन करता है। स्ट्रक्चरल फंक्शन मतलब जैसे कि हमारे एक्स्ट्रा, देखो अभी यहाँ पर ये बात खुल कर के आ रही है ना कि जो प्रोटीन की स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है वो आपकी होती है प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी किस प्रकार का काम कर रही है, स्ट्रक्चर का, ठीक है ना। तो अभी आप उस पॉइंट को ही याद रखना, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। देखो अब यहाँ पर क्या है, मेनली हैव ए स्ट्रक्चरल फंक्शन इन द प्रोटीन स्ट्रक्चर। यानी कि जो आपका प्रोटीन होता है, जो आपका मोटिफ होता है, उसमें क्या होता है कि स्ट्रक्चरल फंक्शन होता है, यानी कि स्ट्रक्चरल फंक्शन परफॉर्म करता है आपका मोटिफ, ठीक है। बट यहाँ पर क्या मेनली है फंक्शनल इम्पोर्टेंस, यहाँ पर बायोलॉजिकल फंक्शनल ही आपका इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद हैव सिमिलर फंक्शन थ्रो प्रोटीन फैमिलीज, ठीक है ना। इसके बाद हैव यूनिक फंक्शन। यहाँ पर क्या होता है कि काफ़ी सारी आपकी अगर प्रोटीन है, हो सकता है काफ़ी सारी प्रोटीन एक जैसा काम कर रही हो, ठीक है ना। इस पॉइंट का मतलब यही है कि आपकी हो सकता है काफ़ी सारी प्रोटीन एक जैसा काम कर रही हो, बट आपका जो डोमेन होता है वहाँ पर जो फंक्शन होता है वो यूनिक होता है, वहाँ पर फंक्शन यूनिक होता है, ठीक है।
अब आप कहोगे कि सर सेकेंडरी स्ट्रक्चर है तो वे किस प्रकार से फंक्शन कर सकती है, आपने तो मना किया था कि भाई देखो हेल्प तो कर रही है ना, वे हेल्प कर रही है, तो हो सकता है कि वे हेल्प कर रही हो वो भी सेम प्रकार से, सेम टाइप से हेल्प कर रही हो, 2 या फिर 3 जो भी आपके जितनी भी आपकी प्रोटीन है वो सेम प्रकार से हेल्प कर रही हो, ठीक है ना। जैसे स्ट्रक्चर परफॉर्म करने में जो आपकी स्किन होती है, स्किन में आपका इलास्टिन पाया जाता है, स्किन में आपका कोलेजन पाया जाता है, और दोनों ही क्या काम करती है कि जो स्किन होती है स्किन को मतलब टफ बनाने का, मतलब जो है हार्ड बनाने का काम करती है, तो दोनों के फंक्शन तो एक ही है, ठीक है ना, बट दोनों कंबाइन होकर के मिला रहे। ये ऐसा नहीं है कि स्किन केवल हार्डनेस में जो स्किन में हार्डनेस आ रही है वो कोलेजन के थ्रू आ रही है, या स्किन में जो हार्डनेस आ रही है वो आपकी इलास्टिन के थ्रू आ रही है। यूनिक फंक्शन नहीं है, आपके जो है कई सारी प्रोटीन मिलकर के एक जैसा कार्य कर सकती है, ठीक है ना। तो इस जो आपका स्टेटमेंट है उसका ये मतलब है, ठीक है ना। इसके बाद आर नॉट स्टेबल इंडिपेंडेंटली, यानी कि यहाँ पर ये लिखा गया है कि अगर इनको इंडिपेंडेंटली रखा जाए तो ये इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकती है, ठीक है ना, जबकि ये इंडिपेंडेंटली स्टेबल होती है। जो आपकी क्वार्टनरी स्ट्रक्चर होती है वो इंडिपेंडेंटली स्टेबल होती है। इतनी बात समझ में आई, बहुत अच्छी बात। 1 2 3 बार इसको अपनी तरफ से पढ़ लेना। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर फिर आपके लिए कुछ और इम्पोर्टेंट है कि जैसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होती है, टर्सरी स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है ना। तो अब वो भी देख लो क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। एक एक पॉइंट इसका भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो देखो यहाँ पर लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड की बात करेंगे, क्योंकि देखो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये टर्सरी स्ट्रक्चर है, तो तीनों में डिफरेंस आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि तीनों का अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो क्वेश्चन आपके क्लियर होने वाले हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड होता है, लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड होता है। जबकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि फोल्डिंग ऑफ द पेप्टाइड चैन इनटू अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट्स, ठीक है ना। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो आपका फोल्डिंग रूप में होता है, जो सीक्वेंस है वो फोल्डिंग रूप में हो सकता है, या तो वो आपका अल्फा हेलिक्स बनाए या फिर बीटा शीट्स बनाए। तो जो आपका टर्सरी स्ट्रक्चर होता है इसमें क्या होता है कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन की एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है। इसमें क्या होता है कि जो आपके पेप्टाइड होते हैं वे लीनियर चैन में होते हैं, ठीक है। जबकि इसमें क्या होता है आइदर अल्फा हेलिक्स हो सकता है या फिर बीटा शीट्स हो सकती है। और जो आपकी टर्सरी स्ट्रक्चर होता है उसमें जो है ग्लोब्यूलर टाइप का हो सकता है। ग्लोब्यूलर टाइप का मतलब इस प्रकार से, ठीक है ना, ग्लोब जिस प्रकार से आप ग्लोब देखते हैं ना, ग्लोब का मतलब होता है सर्कल, ठीक है, ग्लोब का मतलब होता है सर्कल, और इस प्रकार से सर्कुलर फॉर्म में आपका होता है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई, बहुत अच्छी बात है। देखो अब फिर देखो कि कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन अमाइनो एसिड, यानी कि जो आपका प्राइमरी अमाइनो एसिड होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होती है, वहाँ पर केवल क्या होता है आपका पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, पेप्टाइड्स बॉन्ड्स होते हैं, और इसके साथ साथ आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखना। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि एनकम्पसेस हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना। इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड में भी हमने 2 कैटेगरी देखी थी, एक देखी थी आपकी इंट्रा की, एक देखी थी हमने इंट्रा की, और एक देखी थी हमने इंट्रा। आई होप आपको दोनों पता हो कि इंटर किस में था और इंट्रा किस में था। इसके बाद यहाँ पर क्या है कि टर्सरी स्ट्रक्चर में आपके डाइसल्फाइड ब्रिज भी बनना है, साल्ट ब्रिज भी बनना है। इसके बाद हाइड्रोजन ब्रिज भी आपके, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड भी टर्सरी स्ट्रक्चर में बन रहे हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है। और देखो आपका ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्म ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ये कब बनते हैं? ट्रांसलेशन। आपको पता होगा ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, ठीक है, रेप्लिकेशन क्या है, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है, कि सेंट्रल डोगोमा क्या होता है, जीन रेगुलेशन क्या होता है, तो हम वहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो जो आपका पेप्टाइड होते हैं वे कब कैसे बनते हैं? आपका ट्रांसलेशन से, ठीक है। जबकि यहाँ पर इसके एग्जाम्पल क्या है? अब देखो सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर है उसके एग्जाम्पल क्या है कि देखो ये कोलेजन से फॉर्म हो सकते हैं, इलास्टिन से फॉर्म हो सकते हैं,
एक्टिन, मायोसिन एंड क्रेटिनिन लाइक फाइबर्स, ठीक है ना, यानी कि फॉर्म्स कोलेजन इलास्ट। जो आपका देखो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो क्या कर सकता है कि वो बना सकता है कोलेजन को, वो इलास्टिन को बना सकता है, एक्टिन को बना सकता है, मायोसिन को बना सकता है एंड केराटिनिन को बना सकता है। यहाँ पर देखो कोलेजन, कोलेजन से क्या मतलब समझ रहे हो आप कि कोलेजन यानी कि आपका जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाता है, इलास्टिन भी सेम कार्य करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाता है, एक्टिन, मायोसिन इनका फंक्शन अलग होता है, केराटिनिन आपके नेल्स में, आपके बालों में, ठीक है, ऊन में, वहाँ पर क्या पाया जाता है आपका केराटिनिन, ठीक है ना। तो इस बात को आप याद रखना। इसके बाद जो आपका टर्सरी स्ट्रक्चर होता है उसमें इंक्लूड्स एंजाइम्स, हार्मोन्स, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड हीमोग्लोबिन। तो याद रखना जो आपके टर्सरी स्ट्रक्चर है उनके जो एग्जाम्पल हैं, कोई भी एंजाइम्स आ सकता है, हार्मोन्स आ सकते हैं, एल्बुमिन्स हो सकते हैं, ग्लोबुलिन्स हो सकते हैं या फिर हीमोग्लोबिन हो सकते हैं। अब हीमोग्लोबिन आप कहोगे कि सर हमने क्वाटनरी स्ट्रक्चर में देखा, तो ज़्यादा फर्क नहीं रहता टर्सरी स्ट्रक्चर और क्वाटनरी स्ट्रक्चर में। बस टर्सरी स्ट्रक्चर इतना रहता है कि आपका एक यानी कि जो है आपका एक टर्सरी स्ट्रक्चर में एक सब यूनिट रहती है, बट क्वाटनरी स्ट्रक्चर में ये ही काफ़ी सारी सब यूनिट मिल करके आपस में काफ़ी सारी सब यूनिट मिल करके क्वाटनरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन आपका करती हैं, ठीक है ना, क्वाटनरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद लास्ट देखो कि इन्वॉल्व इन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, यानी जो आपका पेप्टाइड चेन बनी है वो कहाँ पर जाता है, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन में जाता है। क्या होता है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, तो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, तो आप बेफिक्र रहिए। इसके बाद ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग स्ट्रक्चर सच एज कार्टिलेज, लिगामेंट, स्किन, यानी कि ये कहाँ पर जो आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है ये कहाँ पर अपना इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है कि स्ट्रक्चर में, ठीक है ना, जो हमारी स्ट्रक्चर जो हमारी स्किन है उसमें, ठीक है ना, हमारी एक प्रकार की सब बनावट या फिर हमारे लिगामेंट, कार्टिलेज, इन सब में कौन हमारी हेल्प करता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की प्रोटीन हमारी पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद जो टर्सरी स्ट्रक्चर आता है ये इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ द बॉडी, यानी कि जितना भी हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है उसमें हार्मोन्स काम करते हैं, उसमें एंजाइम्स काम करते हैं, तो वे सब कैसे करते हैं, हमारी टर्सरी स्ट्रक्चर के थ्रू ही काम करते हैं, ठीक है ना। इतनी बात पता चली तो बहुत ही अच्छी बात है। देखो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखो एक बात याद रखना, जो आपकी प्रोटीन होती है, प्रोटीन आपकी दो टाइप की होती है मेनली। प्रोटीन आपकी दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी फिब्रस प्रोटीन, दूसरी होती है आपकी ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ग्लोब्यूलर मतलब आपका टर्सरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, जबकि जो फिब्रस प्रोटीन होती है ये मेनली बनी हुई होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर से, ठीक है। जो फिब्रस प्रोटीन होती है ये आपकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर से बनी हुई होती है और ग्लोबुलर प्रोटीन आपकी जो होती है टर्सरी स्ट्रक्चर को बोल देते हैं। इतनी बात समझ में आई। देखो अब फिब्रस प्रोटीन क्या होती है कि स्ट्रैंड के फॉर्म में हो सकती है, जैसे कि आपका बीटा सीड्स या फिर आपका अल्फा हेलिक्स, ठीक है। जबकि ग्लोबुलर, जैसे कि इसका नाम शो कर रहा है ग्लोब, ग्लोब माने क्या होता है सर्कल, ग्लोब माने क्या होता है सर्कल, यानी कि ये कैसी हो सकती है राउंडेड, ये कैसी होती है राउंडेड। सोल्यूबिलिटी देखो, जो आपकी जो फिब्रस प्रोटीन होती है वो इनसोल्यूबल होती है। इनसोल्यूबल क्यों होती है, क्योंकि ये हमारे शरीर का स्ट्रक्चरल पार्ट बनाती है, ये हमारे शरीर का स्ट्रक्चरल पार्ट बनाती है। जैसा हमारी स्किन, अब स्किन को अगर हम पानी में रख दें तो हमारी स्किन कोई पिघल थोड़ी ना जाएगी, ठीक है ना, तो ये यानी कि कैसी है इनसोल्यूबल है। जबकि जो आपकी ये ग्लोबुलर प्रोटीन है ये कैसी है, ये आपकी सोल्यूबल है। यानी कि जब हम आप ही देखो आपके जो ब्लड होता है उसमें आरबीसी पाई जाती है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है ना। अगर उसको हम पानी में मिला देंगे तो क्या होगा कि वो सैर में फैल जाएगा, यानी कि आपका जो हीमोग्लोबिन है वो पानी में मिक्स हो जाएगा, यानी कि तो फिर ये कैसी है, ये आपकी सोल्यूबल है, ठीक है ना। ग्लोबुलर प्रोटीन आपकी सोल्यूबल है। जबकि इसके बाद जनरल रोल्स क्या आते हैं कि देखो जैसे मैंने आपको बताया
कि जो आपकी फिब्रस है वो स्ट्रक्चरल है, और जो ये होती है ग्लोबुलर, ये मेटाबॉलिकल रिएक्शन करवाती है, क्योंकि इसके अंदर ही आपके हार्मोन्स, एंजाइम्स ये आते हैं। इसके बाद सेंसिटिविटी टू चेंज इन द पीएच, यानी कि सेंसिटिविटी कैसी है, पीएच हो, टेम्परेचर हो, इसके बाद आपका साल्ट हो, कोई किसी भी अनादर प्रकार का स्ट्रेस हो, तो उसके थ्रू ये कैसे काम करती है कि लेस सेंसिटिव दैन द ग्लोबुलर प्रोटीन, यानी कि ग्लोबुलर प्रोटीन से लेस सेंसिटिव होती हैं। आप अपनी स्किन को देखो, स्किन के अगर ऊपर हम नमक रगड़ने में कुछ होगा नहीं होगा, जबकि अगर आपके ब्लड में नमक मिला दिया जाए तो कितनी सारी परेशानियां आपको झेलने को मिलेगी, ठीक है ना। अगर आपके ऊपर अगर आपकी स्किन पर pH 5 तक डाल दें, 5 डाल दें या 4.3 डाल दें, तो कोई ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। बट अगर हम वहीं पर आपके ब्लड का pH 5 कर दें, या फिर 5 छोड़ो 5.5 कर दें, 6 कर दें, तब आपका ब्लड में मतलब कुछ ना कुछ आपको बीमारी हो जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद देखो, अब इसका हमने देख लिया कि टेम्परेचर का भी सेम सिस्टम है कि देखो आपका जो है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कि जो आपका फिब्रस प्रोटीन है वो क्या है, लेस सेंसिटिव दैन द ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ठीक है ना। इसके बाद जो आपका ग्लोबुलर प्रोटीन होती है वो टेम्परेचर और पीएच के अकॉर्डिंग मोर सेंसिटिव दैन फिब्रस प्रोटीन, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, बहुत अच्छी बात है। अब इसके दोनों के एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है कि जो आपके स्ट्रक्चरल यानी कि फिब्रस प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं वे हैं मायोसिन, एक्टिन, कोलेजन, इसके बाद आपके इलास्टिन, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इलास्टिन, इसको देखो, देख लेना इलास्टिन। और इसके बाद क्या है आपका केराटिनिन भी आपका कैसा है, फिब्रस प्रोटीन का एग्जाम्पल है। जबकि आपके जो वो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं इनके एग्जाम्पल क्या है, इंसुलिन, एंटीबायोटिक्स, हीमोग्लोबिन, एंजाइम्स में जितने भी आपके एंजाइम्स आते हैं वे सब किसके एग्जाम्पल है, ग्लोबुलर प्रोटीन के, ठीक है। तो एग्जाम्पल में से भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद स्ट्रक्चर देखो कि लिटिल और नो टर्सरी स्ट्रक्चर, यानी कि इसका क्या मतलब है कि देखो छोटे से स्ट्रक्चर बनाता है, कोई ज़्यादा बड़ी स्ट्रक्चर नहीं बना पाता, जैसे कि टर्सरी स्ट्रक्चर। बट ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है कि हैव कॉम्प्लेक्स टर्सरी एंड समटाइम्स क्वाटनरी स्ट्रक्चर, यानी कि जो ग्लोबुलर होता है उसमें आपकी टर्सरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटनरी स्ट्रक्चर दोनों पाई जाती हैं। और ये साइज़ में भी कैसी होती है, बड़ी होती है, साइज़ में भी कैसी होती हैं, साइज़ में भी ये आपकी बिगर होती है, ठीक है ना। ये साइज़ में आपकी कैसी होती है, बिगर होती है। तो देखो अब हमने काफ़ी कुछ देखा, ठीक है ना। इसके बाद आई थिंक मेरे ख्याल से हाँ एक और बची है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट देखो इसमें भी समझने के लिए है, ये डायग्राम मैंने रख दिया था आपके लिए, तो एक बार इसको भी देख लो। ये जो प्रोटीन होती है आपकी 3 प्रकार से हो सकती हैं, या तो आपकी सिंपल हो सकती, सिंपल का मतलब होता है कि एक ही प्रकार की आपके प्रोटीन उसमें पाई जाए, एक ही प्रकार की आपकी जो है स्ट्रक्चर एक प्रकार की होनी चाहिए, फंक्शन एक प्रकार का होना चाहिए, ठीक है ना। कॉन्जुगेटेड में क्या होता है कि प्रोटीन के साथ कुछ और मिला हुआ हो, प्रोटीन के साथ देखो सिंपल में क्या है कि आपकी प्रोटीन होगी, बट कॉन्जुगेशन में क्या है कि आप जो प्रोटीन है प्रोटीन के साथ दूसरा मॉलिक्यूल भी या फिर दूसरा ग्रुप भी आपका जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। और ड्राइव यानी कि जहाँ से आप प्रोटीन को ड्राइव कर सकते हो, प्रोटीन का फॉर्मेशन कहाँ से कर सकते हो। तो जो सिंपल होता है उसमें भी ग्लोबुलर प्रोटीन और आपकी स्कैलरो प्रोटीन्स होती है। स्कैलरो मतलब फिब्रस प्रोटीन, यानी कि जो आपके स्ट्रक्चर को आप फॉर्मेशन करती हो उसमें आपके कोलेजन, इलास्टिन, केराटिन हम पढ़ चुके हैं, इनको हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं इनको, बट हम अब आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कोलेजन क्या होता है, इलास्टिन क्या होता है, केराटिन क्या होते हैं, इनके फंक्शन क्या होते हैं। इसके बाद देखो ग्लोबुलर प्रोटीन में आपका एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोलैमिलिन, ठीक है ना। इसके बाद आपका हीमोग्लोबिन वगैरह इसमें आ जाते हैं। जबकि कॉन्जुगेटेड में जब आप पढ़ोगे तो न्यूक्लियोप्रोटीन, आपके क्रोमोप्रोटीन, ठीक है ना, तो ये सब आपके जो है कॉन्जुगेशन में आ जाते हैं। आप एक बार नाम देख लेना बड़े ही इत्मीनान से, ठीक है दोस्तों। तो फिर ये लेक्चर हम यहीं पर सम अप करते हैं। इस लेक्चर में काफ़ी कुछ जानने वाला था,
बट याद रखना कि किसका एग्जाम्पल क्या है, फिब्रस में क्या आता है और आपका जो है जो ग्लोबुलर है उसके एग्जाम्पल क्या क्या है, ठीक है ना। अगर आपको एग्जाम्पल याद रहेंगे तो आप आगे कुछ नहीं भूलने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप गाइज ये लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा आपको और कुछ नई बात जानने को मिली होगी। नई बात जानने को मिली है तो चैनल को लाइक कर देना, और अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपके दोस्त कोई भी CCIR के लिए पढ़ना चाहते हो तो उसको आप लिंक शेयर कर सकते हो और आप उसको इस प्रकार से मतलब चैनल के बारे में थोड़ा सा अपनी तरफ से भी बता सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।